ठीक है, सो देखो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, that's what I'm going to address first. So see, am I audible? Yes, ma'am. So there is a question, you have to find wavelength of alpha line, calculate line of same hydrogen like atom. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वेवलेंथ, ये r z स्क्वायर और क्या होता है n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर हम h अल्फा लाइन की बात करें बामर लाइन के लिए, तो n1 की वैल्यू क्या होगी 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट लाइन। अल्फा लाइन मतलब क्या होता है फर्स्ट लाइन, कैन यू गेट इट? एंड सिमिलरली बीटा लाइन का मतलब क्या होगा सेकंड लाइन। यस, n2 सेकेंड लाइन। ठीक है, सो देखो अल्फा के लिए तो वैल्यू दी हुई है 6565। अब देखो z इज नॉट गिवन बट z विल बी सेम and r is constant, so it will also be same for alpha and beta. क्या वैल्यू वेरिएबल होंगे, n2 will be variable, isn't it? Isn't it? Yes. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास, और you can say it will be 1/4 minus 1/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर करके आर जेड स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब हमें अल्फा बीटा के लिए निकालना है, तो जब हम पुट करेंगे तो आर जेड की जगह आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, एंड देन यहाँ पे 4 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 16। तो बताओ अब ये सॉल्व हो सकते हैं? कैन यू सॉल्व फर्दर एंड फाइंड द लैम्डा बी का वैल्यू? Yes, ma'am. यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। मैं अल्फा डिनोट कर रहा सेकंड लाइन। प्लीज कैन यू रिपीट अगेन? फर्स्ट लाइन है, बीटा सेकंड लाइन। Yeah, alpha means the first line and beta means the second line. Gamma means the third line. Okay? Shall I move further? यस मैम। मैम एच अल्फा लिखा और बामर लिखा है, इसलिए हम n इज इक्वल टू 2 है ना? Yes, alpha of Balmer line series. ओके मैम। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैम 1 मिनट। नेक्स्ट करते हैं, तो देखो next question is hydrogen atom is exposed to electromagnetic radiation of this and gives out induced radiation when the electron returns to the ground state. Okay, find lambda of the induced radiation. The question is hydrogen atom is
exposed to electromagnetic and then we have to calculate lambda of induced. ठीक है, तो देखो इंड्यूस्ड रेडिएशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम हियर दैट द रेडिएशन एमिटेड व्हेन यू आर कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट, रेडिएशन एमिटेड टू, so देखो E is how much, can you calculate E is equal to hc upon lambda, can you Yes, ma'am. calculate what is the formula? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना हो तो क्या hc की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 20 into minus 20. सॉरी फिर से बोलो, what is the value of hc if I want to 20 calculate 10 to the power minus 26. सर बेटा वो जूल्स के लिए लेते हैं, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए करना हो मैम 12,400 लेकिन उसमें लैम्डा किस में होना चाहिए था? मैम एंगस्ट्रॉम। यस, देखो तुम ऐसे कर सकते हो, दिस इज फॉर जूल्स, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करो, तो ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। ओके, सो अभी बताया उसने क्या वैल्यू आती है 12400 और लैम्डा किस में आएगा? इन एंगस्ट्रॉम। कैन यू फॉलो दिस? सॉल्व कर सकते हो? यस मैम। Yes. ठीक है, ओके, सो दिस इज द वे। सो अगर हम इसको ही सॉल्व करें तो एनर्जी गिवन 12400 अपॉन 1026, सॉल्व करो, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है? मैम 1.2 अराउंड। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, उसमें से क्या होगा? टोटल एनर्जी जो है ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो दो फॉर्म्स में यूज हो रही है। किस फॉर्म में यूज हो रही है? पहले तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के फॉर्म में यूज हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से इट इज यूज्ड फॉर एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो कौन सा ऑर्बिट होगा जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, यू नो रिमेम्बर आयनाइजेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, you Yes. remember ionization potential is positive, Yes. okay, तो हमें ये Yes, ma'am. बताना है ionization potential is positive, okay, हाँ, तो ionization potential अगर अपन को निकालनी हो तो फिर how do we calculate? It is going to be 13.6 into z square upon n square. Now they are saying it is hydrogen, means z की value h है, sorry z की value 1 है और ionization potential इतना हो गया। तो can you calculate the value of n? Yes मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई तो जैसे कि यहाँ पर 13.6 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.2। सो n स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करो। Ma'am, 11.33. 11.33। तो सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर हाइड्रोजन क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है? 13.6, ठीक है, तो ये तो उससे कम है,
तो यहाँ फर्स्ट में नहीं होगा, फिर n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना था, हम लोगों ने किया था ऑलरेडी 3.4. ये 1.5 हो गया, ठीक है। और ये देखो, ये जो वैल्यू हमने दी है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? मतलब अगर थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो 1.5 की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर 3.4 की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअल में कितना हो रहा है, बोलो? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, नहीं समझ में आया? नॉट क्लियर? n स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो यू विल नॉट गेट अ होल नंबर ना। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes. ठीक है, तो अभी जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात आ रही है, इट विल नॉट बी अ होल नंबर। सो और बीच का ऑर्बिट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पॉसिबिलिटीज ये है कि वो उससे लोअर ऑर्बिट में जाएगा। तो लोअर ऑर्बिट का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 4 पे कितनी एनर्जी चाहिए होती है? n इज इक्वल टू 4 में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? याद करके बताओ, या नहीं बताया तो करके बताओ। 13.6 अपॉन 16 करो। हाउ मच? 0.8 समथिंग याद करने को बोला था Yes. मैंने। मैम Yes, ma'am. माइनस 0.85. 0.85. हाँ 0.85, ठीक है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आया मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वैल्यू क्यों निकाली थी? क्योंकि हमें ये एनर्जी की जो वैल्यूज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैम हाँ मैम इट विल बी ओनली 0.85 और माइनस 0.85. बेटा माइनस क्यों होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव ना। ओके. ये रिकॉल रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आर पॉजिटिव वैल्यूज ना, यस मैम. isn't it? ओके, सो नाउ टेल मी किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा अगर मैं प्लस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूं? बताओ, देख के बताओ जरा। मैम फोर्थ ऑर्बिट. फोर्थ ऑर्बिट में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ में एग्जिस्ट करेगा तो फोर्थ ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मारेगा तो लैम्डा जो निकलेगा वो निकाल सकते हो? यस मैम. यस मैम. ठीक है, सो देखो यही पूछा गया था। नाउ डिड यू गेट इट कि लैम्डा इंड्यूस्ड रेडिएशन का मतलब क्या है? जो वो निकलेगा। ओके, वैल्यू फ्रैक्शनल है बट ऑर्बिट फ्रैक्शनल नहीं होता है, तो हमें लोअर वैल्यू पे जाना पड़ेगा। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्चुअली हमें घूमना उसी फॉर्मूले के आसपास है। कौन से फॉर्मूले के आसपास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? 1/λ इज इक्वल टू r मैम कैन z यू प्लीज शो स्क्वायर। द प्रीवियस पेज? हाँ मैम प्रीवियस. ये वाला। यस मैम. समटाइम. चलो करें नेक्स्ट। टेल मी, आर यू डन? यस मैम. So then let's move to the next. The wavelength corresponds
तो maximum energy for hydrogen is 91.2 nanometers. Okay. Find the wavelength. Find wavelength corresponding wavelength for helium ion. मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाहता है कि बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है, मतलब N1 N2 सेम रहेगा, Z का वैल्यू चेंज होगा. देखो for the corresponding wavelength means what? N1 N2 should be same. corresponding का इंग्लिश में मतलब यही होता है ना. for the Yes, ma'am. same transition अगर हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम यूज करें तो क्या हो जाएगा. तो कैसे करोगे? बस वही फॉर्मूला यूज करो. क्या है? 1/λ will be equal to r z square. for hydrogen it will be 1 और यहाँ पे n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर. ना n1 n2 की वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज आई कैन से 1/91.2 nanometers will be equal to r times 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. इसकी वैल्यू यही होगी. Yes, ma'am. तो फॉर हीलियम आयन जब हम करेंगे तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? फॉर हीलियम विल बी r into 4 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. Isn't it? Then what will be the value? Can you solve it now? For helium ion, what should be the value? It will become 91.2 divided by 4. Because इसका Z का value 2 होता है. बोलो जल्दी से. Yes. Everyone, can you follow how to do the question now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो बस हम उसी फॉर्मूले के आसपास घूमते जा रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं. ओके. अब किसी का सिमिलर क्वेश्चन है अगर इस टाइप का तो प्लीज उसको डिलीट कर दो. ओके. अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें हाँ मुझे समझा दीजिए वाला. प्लीज बी लाउडर. बेटा तुम्हारे को हाइड्रोजन के लिए बोला था कि इसकी जो लैम्डा है वो 91.2 आ रही है, तो हमने इसको सॉल्व करके r n1 n2 की वैल्यू निकाल ली. वो ऐसी आएगी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लगाओ. फॉर हीलियम आयन जब पुट करोगे तो फॉर्मूला है r z स्क्वायर. तो z स्क्वायर की जगह 4 आ जाएगा. Yes, ma'am. और r n1 n स्क्वायर भाई सेम रहेंगे. अब n1 n2 स्क्वायर और r की जो वैल्यू है वो ऊपर वाले जगह से पुट कर सकते हैं. Okay, ma'am. Okay. है कि नहीं कर सकते हैं? Yes, ma'am. तो what will be the lambda for helium? Can you calculate now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it will become what? 91.2 divided by 4 times. Can you get it? Yes. Okay, now see this question. This is a new type of question. तो जिसको समझ में आ गए हैं और doubts same type के हैं तो please delete कर दो. So the mass of a particle is 10 raised to the velocity is 10 raised to the power minus 6 centimeters with uncertainty of in measurement. So we have to find uncertainty. अब बताओ ये क्वेश्चन किस प्रिंसिपल से वैलिड है? Heisenberg uncertainty. ठीक है. So what is the formula for that? What is the formula for that? Delta x delta p is equal to h upon 4 pi. Do you agree? Yes. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. In this question, you have not mentioned 0.001%. Please be louder. In this question, we have missed one thing. Which we have?
you have missed one thing. What? So it's What did I written 0.001% uncertainty measurement. Okay, okay. Wait a minute. While writing, I think I missed it. Yes, uncertainty with 10 raised to the power कितना हो जाएगा 1 2 3 4%. Yes. अब ठीक है. So see, जब भी तुम्हें वैसे तो देखो क्या वेलोसिटी दी होगी तो पोजीशन पूछ लेंगे या फिर पोजीशन देंगे तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ लेंगे. बट कभी अगर परसेंटेज में अनसर्टेनिटी दी हो, सो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? सो इट विल बिकम, मतलब दैट व्हाट डज दैट मीन? जितने टाइम्स तुम वेलोसिटी मेजर करोगे 10 रेज टू द पावर -4 टाइम्स ही 100 टाइम्स में सिर्फ इतने टाइम्स तुम करेक्ट हो गए. ओके, कैन यू गेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? परसेंटेज का जो यूज. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. तो uncertainty in velocity will become how much? तो फिर अब बस सॉल्व करो. तो अब 10 raised to the power -10 and 10 raised to the power and ठीक है. and are we connected? Are Yes, we ma'am. connected Yes. now? Yes, sir. Because I think Yes, in ma'am. between I got disconnected. So can you understand ये percentage का use? Can you get it? ये use percentage का I don't know ना कि मैं कहाँ पे मिस कर गई थी, तो मुझे बताओ. परसेंटेज का यूज समझ में आ गया? Did you Yes, get the sir. use of percentage? Then I'm just applying the formula. This is the mass, this is the delta V, and then इसकी अब ये 6 into 6 into 10 raised to the power -34 था, but I'm using -27. Why? Ma'am, because the Because values I'm are in using the CGS. CGS system. See, mass is in grams, 10 raised to the power -34 is joules. So can you solve delta X? Can you solve for delta X now? अरे भाई मेरी बात समझ में आई भी या नहीं? Can you solve it? Ma'am, please explain again. हाँ तो बोलोगे तब तो मुझे समझेगा ना. Can you understand it is from uncertainty principle? Yes, ma'am. Then they have given you velocity, but velocity is cannot be calculated accurately. That's why they are saying uncertainty. So this is 10 raised to the power -4 times percentage of this velocity ka value. Can you solve this? Yes, ma'am. Yes. Now see what is the formula. Uncertainty in position I'm representing as delta X. Delta P, that means mass, and delta V. P का मतलब momentum होता है ना. Mass Yes. is given to you, velocity is given to you. Now can you find delta X? Yes. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. why I'm using, what is the value of H? 6.6 into 10 to -34. But I'm using 27. Why? CGS. CGS system. Yes. And overall process is clear now. Yes, ma'am.
द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शोज, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, एक स्टेटमेंट और आया है, तो एक्सप्लेन देयर इज अ स्टेटमेंट, उसका मीनिंग पूछा गया है, तो उसमें ये देखो, देयर इज अ स्टेटमेंट लाइक Bohr's theory fails to explain the doublet. Fails to explain the doublet. To explain the doublet. मैम हाँ बोलो लास्ट क्वेश्चन जिसमें पार्टिकल का डायमीटर दिया है, क्या, तो उसका मैम जरूरत नहीं है ना यहाँ पर। मैम तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था यस, अभी तो यही बोल सकते हो, ओके ठीक है, ठीक है। सो डबलेट का मतलब क्या होता है, सी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को जो ना लाइट ऐसे मिल रही है, ठीक है, हमें स्पेक्ट्रम ऐसे मिल रहा है, मतलब विबग्योर ऐसे मिलता है ना, मर्ज होते हुए एक जैसे, Yes. तो डबलेट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे विबग्योर में बीच में गैप आ जाए, जैसे इनफैक्ट वो स्ट्रेट ना आ करके, मतलब हमारा जो ये होता है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे मर्ज दिखता है हमें, ठीक है। बट अगर हमारा जो वो है उसमें ऐसे आ जाए, मतलब बीच में गैप आ जाए, इसको बोलते हैं डबलेट। ये कब आता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमन और स्टार्क इफेक्ट। कैन यू फॉलो नाउ व्हाट इज अ डबलेट, किसका क्वेश्चन था? Yes, ma'am. Yes. देन मैम एक बार अनदर फिर से क्वेश्चन बोल ऑफ देंगे, आपकी योर्स। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, एक बार फिर से बता देंगे, आपकी आवाज अरे नहीं गैप बेटा, विबग्योर देखा है ना, यस अब उसमें सिर्फ वायलेट दिखे और बीच में ग्रीन गायब हो जाए और फिर रेड आ जाए, वैसा कुछ हो जाएगा, ओके समझा? यस तो ऐसा होता है जब हम एक वो लगा देते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हाट हैव शोज यू रिटन आफ्टर बोथ? बोर फेल्स टू एक्सप्लेन डबलेट, और दैट इज व्हाट यू नीड। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है, अब इसके बाद में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो दैट इज योर, आई एम एक्सप्लेनिंग द ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। इज इट फाइन? Now hydrogen spectrum shows what? Hydrogen spectrum, tell me this answer. Hydrogen spectrum shows Heisenberg, diffraction, polarization, presence of quantized level। बताओ क्या शो करता है? तो that is what it doesn't show the presence of quantized level, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर लैम्डा ही मिलती है, हर एक लैम्डा नहीं मिलती है। n1 और n2 की वैल्यू 1 2 3 4 ही हो सकती है, मतलब लैम्डा की वैल्यू भी फिक्स्ड मिलेगी। क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड होना, हर एक वैल्यू तुमको नहीं मिलेगी। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाइजेनबर्ग तो उल्टा ड्रॉबैक बता रहा है हाइजन इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, नेक्स्ट वन। सो अ डाई बॉम्ब, a dye means color, absorbs a photon of wavelength lambda and re-emits the same energy photons so you have to give me the relation between and lambda q, ठीक है। सो देखो क्या हो गया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कैन यू अंडरस्टैंड दिस?
Can you understand this? Yes. So law of conservation of energy means what? Energy absorbed will be equal to energy emitted. Yes, ma'am. एनर्जी अब्सॉर्ब किस फॉर्म में हो रही है? फोटोन के फॉर्म में हो रही है, तो क्या होगी एनर्जी अब्सॉर्ब? वोंट इट बी hc upon lambda? Yes. Yes, ma'am. And it will be emitted in the form of 2 photons. तो दोनों ऐड होंगी कि नहीं होंगी? Yes, ma'am. So it is this. So tell me what is the relationship now? Can you give me the relationship? 1 upon lambda is equals to 1 upon lambda 1 plus 1 upon. hc से hc कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा. Can you follow now? Easy enough questions हैं कि difficult लग रहे हैं? अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो उसके बाद क्वेश्चन इजी है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट या सिर्फ मेरे को कहने के लिए बोल रहे हो? तो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये क्वेश्चन कराया नहीं है अभी, वर्क फंक्शन वगैरह कराया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज मत भेजो. अगर किसी ने भेजे हैं तो प्लीज उसे डिलीट कर दो, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम if electron is in n is equal to 5 orbit. Okay, compare your answer with the ionization potential required to remove the electron. Come on, इसको क्यों नहीं कर पाए? What is the formula for ionization potential? मैंने तुम्हें applications of Bohr's theory में नहीं कराया था? What is it? Isn't it just like kinetic energy? Ionization potential का मतलब क्या हो गया? एनर्जी को जीरो करना. Isn't it? टोटल एनर्जी को जीरो करना. जीरो क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जीरो होने पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि नहीं? बाउंड्री ऐसे करके सिखाया था हर कुछ, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव सिंबल वहां से बताया नहीं था? Yes, ma'am. तो फिर व्हाट इज इट? व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फिफ्थ ऑर्बिट? क्या फॉर्मूला लगेगा? 13.6 नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दो, z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. कैन यू सॉल्व इट नाउ? हाइड्रोजन के Yes, लिए बोला है तो z का वैल्यू n है, n का वैल्यू 5 है क्योंकि बोल रहे हैं फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है. कैन यू फॉलो नाउ? जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल दिखेगा तो कैसे सॉल्व करना है? Yes. Ma'am, can you please explain it once more? Beta, go through the lecture I have told you for ionization potential, you will get it. Okay, that means you're not revising it. Did you revise before coming to today's class? Tell me. Yes, ma'am. Then didn't you get that lecture? बताओ मैंने क्या बताया था? What is the significance of negative symbol in energy? Why do we write energy negative? Why do we write energy negative? रिवाइज किया तो बताओ, वहां पे तुमने पढ़ा होगा. कोई और बता सकता है? Yes, ma'am. बोलो जल्दी से. Ma'am, to overcome the force of nucleus, electron makes an effort. That's why negative symbol is Yes. used. So that means ionization potential को कैसा होना पड़ेगा? Positive. पॉजिटिव. क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जी लूज करी है उसको हम पॉजिटिव दे देंगे, टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी. मींस इलेक्ट्रॉन विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन टू मेक इट फ्री. ठीक है, अब समझा? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं. भाई इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई? इतना इजी सा क्वेश्चन है. सी दिस वन. दिस इज अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. 1 minute. One minute.
Okay. Why is it coming? See, is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, I had Yes, some ma'am. issues. So, sorry. चलो next. चलो next के लिए करते हैं. So see, this is a very easy question. इसमें तो नहीं होना चाहिए doubt. So if diameter of a carbon atom is supposing 0.5 nanometers, calculate the number of atoms which can be placed on a straight line across the length of 20 centimeters. ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस कितना है कि ऐसे रखना है. एक कार्बन एटम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डायामीटर के बराबर. Yes. एक Yes, 20 ma'am. सेंटीमीटर की लाइन है और इसमें से कार्बन एटम्स को रखने जाना है. तो वन एटम विल कवर अ लेंथ ऑफ हाउ मच? 0.15 nanometer. nanometer. So it is how much? 0.3 nanometers. ठीक है, तो एक एटम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? If I say it will be 0.3 into 10 raised to the power minus 7 centimeter. नैनोमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. Is it fine? Yes, ma'am. So number of atoms in this much length कैसे हो जाएंगे? Won't it be 20 upon 3 into 10 raised to the power 8? आगे सॉल्व कर सकते हो. 3 रखोगे तो कितनी जगह कवर कर लेंगे? 9 into 10 raised to the power minus 8 सेंटीमीटर. ऐसे ऐसे करते करते 20 सेंटीमीटर कवर करने हैं. तो कितने एटम्स आएंगे? कैन यू फॉलो? एक एटम अपने डायमीटर. हाँ, This 3 into minus 8 ना. Is 3 into 10. yes 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 yes. आगे कर पाओगे? किसका डाउट था? इज इट आंसर्ड? Ma'am, it is which question number of NCERT? हाँ, Ma'am, it is which question number of NCERT book? क्वेश्चन नंबर 2.37. Okay, ma'am. मैम पर डायमीटर तो पहले से दिया हुआ था, तब भी आपने 2 क्या? से मल्टीप्लाई किया. ओ सॉरी डायमीटर दिया हुआ Yes, था तो ma'am. नहीं Yes, मल्टीप्लाई ma'am. करना. माय मिस्टेक. अगर दिया हुआ है नहीं मल्टीप्लाई करना. मैंने भूल पढ़ा नहीं क्वेश्चन ठीक से. आई थॉट इट इज द रेडियस. नाउ इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनसे 1.5 एंड देन यहाँ पे तुम 1.5 करो. अब निकाल लोगे नंबर ऑफ दिस. Yes, ma'am. ठीक है. ये किसका क्वेश्चन था? I'm clear. Okay. Then the another question is 3.5, 3.2.36. These atoms are arranged side by side. If they are arranged side by side. Same type of question. दूसरा वाला भी है 2.36 भी वही है. ठीक है, बस उसमें क्या कर दिया गया है? रेडियस निकालने को बोल दिया गया है. अब ऐसे ही कर लोगे? Yes, ma'am. अच्छा, फिर उसके बाद एंगस्ट्रॉम में दिया है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है. डू यू नो द कन्वर्जन्स? यू नो द कन्वर्जन्स मैंने पहले ही बताए थे. एंगस्ट्रॉम का क्या है, नैनोमीटर का क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर Yes, ma'am. 2.6 एंगस्ट्रॉम लिखा है तो पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे. Yes, ma'am. एंड द नंबर ऑफ, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है. आई थिंक नाउ यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ. आई थिंक यू विल बी एबल टू फिनिश इट. हाँ, Yes.
Yes, ma'am. तो आई थिंक जिसके जिसके डाउट्स थे, अभी मेरे पास कोई और डाउट्स नहीं है. ओके. Yes. ओके. ओके, तो अभी डाउट्स फिनिश हो गए सबके. डाउट सबके फिनिश हो गए, तो शैल आई मूव अहेड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, डाउट्स हो गए. तो अब हम लोग कर रहे थे शायद क्वांटम नंबर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने Quantum. हाँ, We have to start with quantum numbers. yes I know, that's what I was trying to tell. Okay. Okay, so now we were doing with number. Okay, so quantum numbers करते. तो मैंने briefly तो मैं बता दिया था, quantum numbers basically you can say are the numbers which are helpful to locate the electron of an atom. ठीक है, so they are called as quantum numbers. So इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था श्रोडिंगर. ठीक है, ये तुम्हारे इक्वेशन, तुम्हारे उसका पार्ट नहीं है. ओके, तो उसने क्या किया, he studied the path of the electron, studied the trajectory or you can say path of the electron, कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा था, of the electron. तो जब उसने स्टडी किया उस चीज को, तो अब इलेक्ट्रॉन बताओ कितने डायमेंशंस में रोटेट करेगा. Ma'am, 3 dimension. All 3 dimensions. तो जो भी उसकी ट्रैजेक्टरी होगी ना, उसको उसने सिंबल लिया साई. जो पाथ होता है ना, उसको उसने नाम दिया साई. और साई विल बी फंक्शन ऑफ ऑल दी 3 डायमेंशंस, f, x dimension, y dimension and z dimension. Can you follow this? Yes. ठीक है, तो उसने उन तीनों डायमेंशंस को स्टडी किया और उसके बेसिस पे एक इक्वेशन लिखी. नाउ ये जो इक्वेशन है, उसकी सॉल्विंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ डबल डिफरेंशिएशन लगता है, और डबल डिफरेंशिएशन हमें 11th-12th के सिलेबस में नहीं कराया जाता है. व्हेन यू विल गो इन बीटेक यू विल डू डबल एंड ट्रिपल डिफरेंशिएशन. तो इक्वेशन का सॉल्विंग का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल्स, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर? अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे उस इक्वेशन के? 3. So there were 3 solutions of this equation. Okay, so the equation was solved and it was 3 solutions. So they were known as 3 quantum numbers. What are they? They are called as principal quantum number, azimuthal quantum number, and the last one is magnetic quantum number. Okay, now how do we represent this? So this is like n, small m, this is represented as L and this is represented as m. अब क्या है, मैंने तुमको बताया था कोई भी चीज को एड्रेस लोकेट करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं एक्चुअली? हाउ मेनी पैरामीटर्स? 4. द फोर्थ क्वांटम नंबर हमको लोकेट करने के लिए चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत भी पड़ती है, which is called as spin quantum number. Spin quantum number. And this is not the solution of Schrodinger's equation. Not the solution. Okay. This is not the solution of the Schrodinger's wave equation. How do we calculate it? ओके, Yes, ma'am. तो देखो जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है या फिर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो तुम्हें समझ में ही आ रहा है कि वो फोर्थ पैरामीटर होता है और अभी तक हमने फोर्थ डायमेंशन डिस्कवर नहीं किया. सो इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर्स वेव
equation. ठीक है, it is calculated by spectroscopy. So it is done calculated by spectroscopy. That is another branch of chemistry. So it is calculated by spectroscopy. ओके तो अब देखो क्या है, तुमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि तुम्हारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, isn't it? Yes. ओके सो नाउ क्या है, अब देखो अब फर्दर बाइफर्केशन पढ़ो तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे शेल्स होते हैं या जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर वी कॉल इट एज एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स, तो ये होते हैं जिनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट वी रिप्रेजेंट लाइक एन, NH/2π वाला n. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. सो जैसे अगर हम k शेल की बात करें तो जिसको हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलते थे, बट n इज इक्वल टू 1 लिखते थे या नहीं? Yes, ma'am. L इज इक्वल, k के बाद L शेल आता था, n इज इक्वल टू 2, m शेल आता था, n is equal to 3. It cannot have fractional values. Same principle हम लोग follow कर रहे हैं, and so on. Did you follow back? Did you follow this? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या हुआ, now further bifurcation पढ़ो. तो further bifurcation ये बोलता है कि shells are further divided into subshells. Shells are further divided into subshells. ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या हो चुके हैं, सबशेल्स जो है सिर्फ 4 तरीके के डेवलप हुए हैं, या फिर हम फ्यूचर में हो सकता है तुम में से साइंटिस्ट बनो तो कोई 5th सबशेल भी डिस्कवर कर दो, बट अभी तक सबशेल जो है सिर्फ 4 तरीके के डेवलप हुए हैं. दैट इज S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल. तो 4 ही तरीके के डेवलप हुए हैं अभी तक. ठीक है, मतलब क्या, क्या हम लोग ढूंढ पाए हैं. तो इन जो कौन से शेल में जा रहा है तो उसको हमें नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर जो नंबर होता है जो ये डिनोट करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है, वो नंबर को हम बोलते हैं azimuthal quantum number. That is called as azimuthal quantum number. And how do we represent it? You represent it with a symbol L. S सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 0. क्यों 0, 1, 2, 3, 4 होती है? I'll tell you later on. 1, 2 and 3. मतलब L cannot be 4, 5, 6 and so on. Can you follow now? ऐसी म्यूचुअल क्वांटम नंबर से समझा दीजिए एक बार. Is it audible? Is Yes. it audible? Yes, ma'am. And just check the screen is getting shared. क्या हो रहा है इसे दिक्कत? Is the screen getting shared? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब तुम्हें वो वाला पार्ट दिख रहा था या एक I'm मिनट? not here to stop. Ma'am, no, stop. हाँ, just a minute. Coming back. Now check, is it shared? Is it shared? Yes. ठीक है, तुम्हें ये समझ में आया, 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन 3 हमें श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से मिलते हैं. चौथा वाला कहाँ से मिलता है? स्पिन क्वांटम. हाँ, कहाँ से मिलता है वो?
स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर अभी तक तुमने पढ़ा था कि शेल्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं। अब एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट की वैल्यू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तुम्हारे लिए इजी है बिकॉज तुम ऑलरेडी कर चुके हो। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? n कैन बी 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, बट अभी तक टिल डेट सिर्फ 7 तक हम डिस्कवर कर पाए हैं। इज इट फाइन? Yes. फिर मैं तुम्हें जो नई चीज बता रही थी कि शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। और कौन से सब शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा या गया है, इसका घर कौन से, जैसे तुम्हारा घर है मतलब सोसाइटी है, फिर तुम कौन से ब्लॉक में रहते हो, तो ब्लॉक के लिए सब शेल है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक कौन सा है उसको हम लोग क्वांटम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इज इट फाइन? कौन सा क्वांटम नंबर होता है? अभी तक हम लोग सिर्फ 4 तरीके के सबशेल्स डिस्कवर कर पाए हैं, दैट इज एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। ओके, और इनकी जो एल वैल्यूज हैं वो है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। क्यों ऐसी हैं ये अभी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग हैज अ रीजन। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू शुड क्वेश्चन इट, सो आई विल टेल यू द रीजन फॉर दिस लेटर। इज इट फाइन? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो सबशेल्स जो होते हैं ना फर्दर डिवाइड होते हैं। जैसे तुम्हें भी पता है ना, तुम्हारी सोसाइटी में 2 BHK का घर होगा, 1 BHK का होगा, 3 BHK का होगा। तो एवरी ब्लॉक विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैट्स और एवरी फ्लोर विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैट्स। अगर एरिया वाइज अलग अलग हैं तो बताओ एवरी फ्लैट और एवरी फ्लोर विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैट्स और नॉट? यस Yes, ma'am. तो सबशेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। Okay, number of orbitals in a subshell can be given by a formula, मतलब उसके अंदर कितने घर हैं, ठीक है, सबशेल के अंदर कितने घर हैं, that can be given by a formula 2l plus 1। अब सॉल्व करके मुझे बताओ कि यहाँ पर 2l plus 1 लगाओ तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने घर होंगे? 1, 1। पी सबशेल में कितने 3, होंगे? 3, डी सबशेल में कितने 5, होंगे? 5, एंड एफ सबशेल में कितने 7, होंगे? 7. 7। या फिर तुम अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो तुम सीधे सीधे बोलो ऑड नंबर्स 1 3 5 7। आरंट दे ऑड नंबर्स? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, मतलब सबशेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। अब क्या है और कौन से ऑर्बिटल में रह रहे हैं, मतलब कौन से फ्लैट में रह रहे हैं, उसको डिसाइड करता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अ स्मॉल m। अब एक घर में कितने लोग रहने को तैयार हैं? सिर्फ 2 लोग। 1 orbital will accommodate maximum of 2 electrons. So tell me maximum electrons in S subshell कितना हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2, 2। P subshell में 6, 6, then 10, and then 14. 14. 14. Can you follow now? Can you follow now? थोड़ा थोड़ा Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो होता क्या है, अभी तक तुमने क्या पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस होता है, तो जैसे सपोजिंग ये है हमारा न्यूक्लियस। फिर तुमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ऑर्बिट्स। तो ये Can you please हो open गए the हमारे previous page? ऑर्बिट्स। यस, Previous page. ये हमारे ऑर्बिट्स हो गए। ठीक है, यही पढ़ा था ना अभी तक? टेल मी। Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो अब देखो इन ऑर्बिट्स में फर्दर डिवीजन आएगा, फर्दर डिवीजन आएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही घर होगा। कौन सा? मतलब ऐसे डिवाइड, ऐसे एक एक सीढ़ी बढ़ते जाओ। 1 फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, तो कौन सा होगा? एस सबशेल होगा, सिर्फ एक ही सबशेल होता है एस। अब एक सीढ़ी आगे बढ़ा दो, ठीक है, एक सीढ़ी आगे बढ़ा दो, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में क्या क्या होगा? कितने सबशेल्स आएंगे?
बोलो सेकंड ऑर्बिट में कितने सबशेल आएंगे? एक सीढ़ी आगे बढ़ा दो, मतलब s भी आएगा और SP p भी आएगा। अब सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में बताओ। SPD SPD मतलब s भी आएगा, एक एक लेवल बढ़ाते जाओ, ठीक है, एक एक लेवल बढ़ाते जाओ, मतलब एक s आएगा, एक p आएगा, एक d आएगा। अब फिर फोर्थ ऑर्बिट में SPDF यस s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा, ठीक है। सो s हो गया। बट मैम फिफ्थ, हाँ can you please open the yes, previous wait, let me finish the explanation part. So फिफ्थ ऑर्बिट में बताओ कितने आएंगे? आने 5 चाहिए, लेकिन अभी तक 5वां वाला डिस्कवर नहीं हुआ, तो हम f के आगे नहीं मूव करेंगे, and we'll say simply what? SPDF Yes, similarly सिक्स्थ ऑर्बिट में भी होने 6 चाहिए, but because we haven't discovered it, so where will we stop? 4 SPDF Yes, okay. अब देखो फर्स्ट में भी s है, सेकंड में भी s है, थर्ड में भी s है, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश? सो आई राइट 1s मतलब जैसे तुम्हारा होता है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड का a सेक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का s सबशेल 2s, सेकंड ऑर्बिट का s सबशेल 3s, 4s, 5s, 6s। क्यों लिखा, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. कि हम बता सके हम कौन से p सबशेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 and 6। देन सिमिलरली d भी देखो बहुत तरीके के हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको ऑर्बिट के हिसाब से डिफाइन कर दिया, एंड 4f, 5f and 6f। कैन यू फॉलो? yes ठीक है, आर यू फाइन टिल हियर? Yes. ठीक है, तो अब देखो यही चीज है यहाँ पर, अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो कैसा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेल में कितने घर हैं, कितने ब्लॉक्स हैं? 1 वन ब्लॉक, सो दैट इज 1s। अब सेकंड घर में सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 2s 2p 2s एंड देयर इज 2p। थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो कितने ब्लॉक्स? एक एक लेवल बढ़ाते जाओ, b 3s 3p 3d yes 3p एंड 3d। ठीक है, तो ये 3s हो गया क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात है, 3p है और 3d है। अब फोर्थ घर में जाएंगे तो क्या होगा, बोलो, फोर्थ घर में जाएंगे तो क्या होगा? 4s 4p 4d 4f एक एक लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब कितने फ्लैट्स होते हैं? एस सबशेल में कितने घर होते हैं? 1 Only one house. So I am representing only one house. One orbital is represented by one square, or you can say one block. So 2s में भी एक ही घर होगा, लेकिन p में कितने घर होंगे? 3. 3। तो see, I'll have to make 3 houses. yes ma'am अब Yes. यहाँ पे देखो 3s में एक ही घर होगा, लेकिन p में कितने घर होंगे? 3. 3। और d में कितने होंगे? ऑड नंबर 5 5, 3, 4 and 5। अब यहाँ पे देखो 4s, 4p, 4d and 4f. So how many houses in 7 4s? 4s how many houses? 7 1 4। बेटा मेरा क्वेश्चन सुनो, बिना सुने मत बोलो। 4s how many ma'am houses? 1 1 1 1 4p One. how many houses? 3, 3 4d how many houses? 5 5, 4f how many houses? Now 7. comes your 7 answer. 3, 4, 5, 6 and 7. Can you follow this? Can you follow this? yes yes, ma'am. Now see, even your Borbari rule is valid. यहाँ पे देखो Borbari rule is valid. देखो how many people can live in one house? It has S of subshell has only one house. How many people can live in one house? I just told you one orbital can accommodate how many electrons? Maximum 2. So S subshell will accommodate how many electrons? 2 Maximum of 2 electrons. ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ही घर है, एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, तो कितने मैक्सिमम रह सकते हैं? 2। और तुमने बोरबरी स्कीम में, ये तुम्हारी बिल्कुल वही चीजें हैं जो तुमने क्लास 9, 10 में पढ़ी है, बट हम लोग उसको थोड़ा और एक्सटेंसिव ले जा रहे हैं। तो बोरबरी स्कीम में पढ़ा था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज हाउ मच? 2
in an orbit is given by a formula what? 2n. 2n square. बिल्कुल वैसा ही बैठेगा यहाँ पर भी. So if n is equal to 1, number of electrons will be how much? 1. 1. If n is equal to 2, कितना हो जाएगा? करो कैलकुलेट. तुम लोगों ने किया. 8. 6 कैसे होगा बेटा? 2 2 जा 4, 4 जा 8. कम ऑन, तुमने तो ये सब किया हुआ है ना. हम n is equal to 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है. सॉरी माय मिस्टेक, 2 है ना. और देखो हमने भी किया, एक ही घर है, एक घर में 2 लोग रहेंगे तो 2 आ रहा है कि नहीं? सी योरसेल्फ, डू यू Yes. एग्री? अब देखो यहाँ टोटल कितने घर हैं? टोटल कितने घर हैं? 2 एस, एक घर एस में है और 3 घर पी में है. तो यहाँ कितने लोग रहेंगे? बोलो, एस सबशेल में कितने लोग रहेंगे? 8. बेटा एस सबशेल में कितने लोग रहेंगे? मेरा क्वेश्चन 2. सुना करो. 2. और पी सबशेल में कितने रहेंगे? 6. टोटल कितने हो गए? 8. आप बोलो 8. ठीक है. अब देखो, इजंट इट लाइक बोरबरी स्कीम? Yes. देखो वही Yes. चीज है, बस अब हमने उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ब्लॉक्स में भेज दिया. 2 को एस ब्लॉक में भेज दिया और 6 को पी ब्लॉक में भेज दिया. अब सिमिलरली यहाँ पे बताओ, एस वाले घर में कितने लोग रहेंगे? 2. 2. पी वाले में 6. ऑड नंबर इंटू 2 करते जाओ. डी वाले में 10. टोटल कितने हो गए? 18. तुमने पढ़ा था ना 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में. वैलिड है कि नहीं है? Yes. Yes मैम. बस अब वो 18 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैसे डिवाइड होंगे वो हम लोग बता रहे हैं. कौन से घर में रहने जाएंगे वो बता रहे हैं. फिर से बताओ. एफ में 2. देन पी में 6. डी में 10. एंड एफ में 14. 14. टोटल करो. 32. अब बस हमने उनको डिवाइड कर लिया एसपीडीएफ में. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Okay, so can I say like this, if the number of electrons, maximum number of electrons in an orbit is given by this, so कितने घर हैं? Number of orbitals in an orbit can be given by a formula n square. Number of orbitals in an orbit, can it be given by a formula n square? एक orbital में 2 लोग, 2n square. सी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? कितने घर हैं? 1. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1. एंड इजंट इट n स्क्वायर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4. इजंट इट n 4. स्क्वायर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9. 5 + 3 + 1. एंड फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 16. 16. Isn't it like this? Number Yes, of ma'am. orbitals is equal to n square. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो फॉर्मूलाज छोटे छोटे बुक्स में दिए होंगे, अब तुम याद कर पाओगे उन्हें? करने की Yes, ma'am. जरूरत है या Yes, ma'am. समझ में आ गए? समझ आ गए. Yes, ma'am. आ गए. Number of electrons is this and number of orbitals is 1. Sorry, मतलब n is equal to 1, 4, 9 and 16 and so on. अब देखो तुम्हारे घर ऐसे हैं, मतलब जैसे फ्लोर पे 3 घर होते हैं, उनको नाम देते हैं ना. कैसे देते हैं? कि हम लिफ्ट से उतरेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो 101 है, फिर 102 है. मतलब सिस्टमैटिकली नेम करते हो कि नहीं करते हो? Yes. तो हमें भी तो ऑर्बिटल को नाम देना पड़ेगा कि हम पहले में जा रहे हैं, मिडिल वाले घर में जा रहे हैं, राइट वाले घर में जा रहे हैं, लेफ्ट वाले घर में जा रहे हैं. उनको भी नाम देना पड़ेगा. तो हाउ डू वी नेम द ऑर्बिटल्स? वो करते हैं. तो वी विल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो उनकी जो वैल्यू होती है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से. ठीक है, वो बताते हैं हम कौन से घर में रहते हैं. ठीक है, n बताता है हम कौन से सोसाइटी में रहते हैं, मतलब कौन से ऑर्बिट में रहते हैं. l बताता है हम कौन से ब्लॉक में रहते हैं, और m बताता है हम उस ब्लॉक के कौन से घर में रहते हैं. कैन यू फॉलो दैट?
Yes. ठीक है, Yes, ma'am. सी ओवर हियर एन टेल्स यू कि हम कौन से ऑर्बिट में हैं, एल टेल्स यू उस ऑर्बिट के कौन से सबशेल में है या कौन से ब्लॉक में है, और एल टेल्स यू उस ब्लॉक के भी कौन से घर में रह रहे हैं। डिफरेंस दिख रहा है? Yes, फ्लैट ma'am. नंबर, डिडंट आई Yes, टेल यू ma'am. कि सोसाइटी ब्लॉक फ्लैट नंबर, तो एम विल गिव यू द फ्लैट नंबर। तो फ्लैट नंबर कैसे डिसाइड किए जाते हैं? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एक ही डायरेक्शन में लिखते हैं ना। Yes, ma'am. तो जैसे हमने लिखा, तो m की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? दे वैरी फ्रॉम -L to Minus L2 to plus L2, +L including 0. including 0. It also includes 0. ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल s के पास कितने घर होंगे, s सबशेल के पास कितने घर होंगे? s सबशेल की l वैल्यू क्या होती है? 0। दैट मींस m वैल्यू भी क्या होगी? 0. फिर से लिखो 0। दैट मींस एक ही घर है, तो उसको नंबर देने की जरूरत नहीं, हम क्या लिख सकते हैं? m is equal to 0. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ओके। देन सिमिलरली अगर हम p सबशेल की बात करें तो l की वैल्यू क्या होगी 1. और m की कितनी वैल्यूज आएंगी? -1 0 1. देयर आर थ्री वैल्यूज, तभी हम बोलते हैं हमारे पास 3 घर हैं। समझा अभी क्यों बोलते हैं? Yes. अब देखो इस घर को नंबर देना है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे लिख सकते हो दिस वे, और हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी जा सकते हो। जैसे हमें नंबरिंग करनी होती है फ्लैट की, तो हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कैसे भी लिख सकते हैं ना। बस ऐसा नहीं कर सकते 0 +1 और -1, यू नॉट डू दैट विद, ईदर यू स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव गो टू पॉजिटिव, और यू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गो टू नेगेटिव। इज इट फाइन? Yes. And that's why it is having 3 houses. और 3 houses के नाम दे दिए तुमने, नंबर दे दिए उनको। फ्लैट नंबर 1 कौन सा है? Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे डी सबशेल की बात करोगे तो बताओ कितनी वैल्यूज आएंगी? 5. 5। -2 -1 0 +1 +2. यस, तो अब 5 घरों के नंबर कैसे लिखोगे? -2 से या तो स्टार्ट करो सिस्टमैटिकली, +2 तक जाओ, या फिर +2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ? Like this. So how many values? 5 values, and that's why it has got 5 orbitals. Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, तो F के लिए भी कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो अब Yes, देखो एड्रेस देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर देखो इसका क्या हो गया, इसका m का वैल्यू क्या है? क्या है इसका? फ्लैट नंबर 0। 0. इसका स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? -1 से स्टार्ट कर सकते हैं और +1 तक जा सकते हैं। इसका स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? -2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? +2. +2. And that is why it is having 5 houses. Can you understand why 5 houses are there? Yes. Yes, ma'am. m is equal to 2. अब f का स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? m is equal to -3 से -3, m तक. is equal to -2, m is equal to -1, 0, m is equal to 1, m is equal to 2, m is equal to 3. How many values? 7. 7. That's why it is having 7. 7 orbitals. houses. Now did you follow? Yes. Yes. Yes, ma'am. Did you follow systematically? Yes. You Yes, have ma'am. done this in school? You have No, done this ma'am. in school? क्वांटम Yes, नंबर 3 ma'am. हुए अभी स्कूल में? Yes, No. ma'am. हमें एटॉमिक हो स्ट्रक्चर ही चुके। नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, जिनका हुआ है किया है ना क्वांटम नंबर्स। मैम Yes. पढ़ाई नहीं स्कूल Yes. में। हाँ, स्कूल का पढ़ा तुमने अच्छा। पढ़ाया ना पढ़ा हो, लेकिन टीचर ने तो कराया ना। हम वो समझ में नहीं आ रहा था जैसे
इज इट ऑडिबल? यस मैम। अच्छा, अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस मैम आ गया। आया? बिल्कुल भी समझ नहीं आया? या 25, 50, 75 समझ में आया, 50, 50 समझ में आया, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिवाइज कर ले तो थोड़ा और समझ में आ जाए। बोलो। यस मैम। मैम आ गया समझ में। आ गया, लेकिन हम हम लोग थोड़ा सा समझ में आ गया। रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये सब भी बताएंगे कि एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 क्यों लिखी जाती है, वो सब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रॉपर वे में। एंड वी विल डू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, मतलब जो करवाया है वो तो रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू अपलोड इट मैक्सिमम बाय टुमारो मॉर्निंग, सो दैट नेक्स्ट क्लास से पहले तुम इसको रिवाइज कर लो, सुन लो, ताकि तुम कंटिन्यूटी में मेंटेन रह सको, ठीक है। नहीं भी अगर नोट्स रिवाइज कर पाओ तो कम से कम सुन लो, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। एंड बट उसके पहले तुम्हें जहाँ पे भी तुम्हारी बुक में, कोई भी बोर्ड की बुक हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, तुम्हें पढ़ना है क्वांटम नंबर्स। गिव इट अ रीडिंग 1 time, 2 time or whatever times you can, depending on the time and the homework you have. And you have to read till rules of writing इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम एक बार पढ़ के आओगे, फिर एक बार मैं समझाऊंगी, फिर तुम दोबारा से एक बार रिवाइज करोगे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इतना होमवर्क करके आओगे? यस मैम। पक्का प्रॉमिस है ना? यस मैम। एवरीवन सिर्फ एक ही करके आएगा, यस मैम। है ना? इतना Yes, करना है, ma'am. मतलब नहीं भी करना है, कुछ कर पाते हो तो एटलीस्ट बुक से इतनी रीडिंग मार के तो आना ही आना है। और पॉडकास्ट की तरह बैकग्राउंड में चला देना और सुन लेना, जितना आज की क्लास में हमने पढ़ा है। इतना तो कर सकते हैं ना? यस। यस कुछ भी मैम। करते हुए, Yes. नहाते हुए भी सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टाइम है तुम्हारे पास, इतना करना ही करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो दैट प्रॉपरली एज आई वांट यू टू फॉलो। ओके, so we'll keep it till here for today, not making it too large for you. Okay, next class में we'll continue, but इतना reading और इतना revise करके आना है। Okay, ओके मैम। यस। thank you everyone then.